हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो फटाफट आ जाओ फिर सारे के सारे भावी सरकारी नौकरी वालों। आज अपन है वो राजस्थान का भूगोल है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर ताने डाउट हुए, आराम से कुछ पूछना हुए तो शुरुआत का महीने पूछ लियो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं के बाद में कमेंट में बहुत कम देखूंगा और एकदम शानदार तरीकों अपन राजस्थान को भूगोल है वो पढ़ांगा। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करांगा भाई। हाँ। ओके, कमेंट कर दे बड़ी। हाँ, ठीक है। ओके भाई, सारा ने राम राम भाई। तो स्वागत है सबको अपने राजस्थान भूगोल की सीरीज के अंदर। और सबसे जो अपना पहला टॉपिक है ना, उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। और मैंने तुम्हें कहा था कि राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले तुम ईमानदारी से थोड़ा बहुत मैप भर के देखना। मुझे ये बताओ कि किसी ने मेरी बात माननी है कि नहीं मानी। थोड़ा बहुत तो मान के आए होगे। कहाँ सर, हम थोड़ा बहुत तो मैप भर कर आए हैं क्या। जिलों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सामान्य परिचय है वो इसी के ऊपर चलेगा पूरा का पूरा। तो ये अपना सबसे पहला टॉपिक आता है, राजस्थान का सामान्य परिचय। करूं फिर मैं क्लास को स्टार्ट है, बाद में मैं कमेंट नहीं देखूंगा भाई। ठीक है। हाँ। ओके। बढ़िया तरीके से तैयारी करना, जितना पढ़ाऊं उसका साथ साथ में रिवीजन करते रहना। और कंटिन्यू जरूर रखना, क्योंकि अगर साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। 10 दिन बाद में उठा के देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो चीजों का रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन करने के लिए ही आपको एकदम शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। समझा मैं दूंगा, पढ़ने का काम तुम्हारा है भाई। ठीक है, चलो। यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान का नामकरण देखते हैं। आज हमारा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या पहले भी इसे राजस्थान कहते थे? नहीं। ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। और रामायण के अंदर वाल्मीकि ने इसे मरुकांतार कहा है। सबसे पहले आप ये देखो, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ऋग्वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद। और इस प्राचीन वेद में हमारे राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। सर, ब्रह्मवर्त का अर्थ क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसे देवी देवताओं ने बसाया हो, और जहां पर सरस्वती और दसवती नदी बहती हो। मतलब ये हमारा राजस्थान है, इस प्रकार का ही राजस्थान। और इस राजस्थान के ऊपर से एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। कहते हैं कि सरस्वती नदी के स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है। एक नदी बहती थी जिसका नाम था दसवती नदी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? यमुना नदी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया, जिस क्षेत्र को देवी देवताओं ने बसाया है। ये बात कहां पर की गई है? ये बात की गई ऋग्वेद में। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। और वाल्मीकि जी अपनी रामायण में हमारे राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग करते हैं। सर, ये मरु कांतार, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? यानी कि मरुस्थल वाला क्षेत्र। ये थोड़ी सी बातें ध्यान होगी। नॉर्मल सा मैंने बताया है कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते हैं। रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि ये जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है। फिर मैंने लिखा कि सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसवंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। सबसे प्राचीन की मैं बात कर रहा हूं भैया। ये तो चलो ऋग्वेद के अंदर चर्चा है, रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने भी चर्चा की है। लेकिन अगर अपन बात करें कि सर कोई उल्लेख यानी कि कोई पत्थर के ऊपर लेख लिखा हुआ है क्या, तो वो है बसवंतगढ़ शिलालेख, जो सिरोही के अंदर मिला है। इसमें हमारे राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। 3 बातें बताई हैं, नॉर्मल सी बात, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि सर और भी ज्यादा समझाओ क्या। फटाफट दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने इस क्षेत्र को मरुकांतार कहा है। अगर कोई सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख मिला है किसी शिलालेख में, तो वह था बसवंतगढ़ शिलालेख।
जो कहां पर है, सिरोही के अंदर है। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। ठीक है, ओके ओके भाई। अब बात करते हैं थोड़ी सी अंग्रेजों की। ये तो हमने नॉर्मल यानी कि वेदों की बातें की है भाई। जॉर्ज थॉमस यानी कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये आपके सामने पुस्तक अभी देख लो। तो पहला व्यक्ति जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सर इसने प्रयोग कहां पर किया था, कोई ना कोई पुस्तक तो होगी। हाँ सर, इसका उल्लेख अपने को मिलता है इनकी पुस्तक मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, राजपुताना यानी कि जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान आता है ना, तब ये देखता है यार यहाँ पर तो राजपूत राजाओं का राज है, इसलिए इसने इस क्षेत्र का नाम ही राजपुताना रख दिया था। राजपुताना मतलब राजपूत राजाओं का क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद में अंग्रेज हमारे राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करते थे। तो अंग्रेजों ने भी बाद में इस भूभाग का नाम क्या रखा था, राजपुताना रखा था। ठीक है, ओके। अभी तक मैंने जो तुम्हें बातें बताई है ना, इनमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो था जॉर्ज थॉमस। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है कर्नल जेम्स टोड वाला। बेका ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने मरु कांतार कह दिया, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इसके लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिल जाता है। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन अभी तक राजस्थान शब्द नहीं आया। अगर कोई हमारे भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम विस्तार से साहित्य में पढ़ेंगे। कला संस्कृति में जब मैं तुम्हें साहित्य पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में पढ़ेंगे भी। तो कर्नल जेम्स टोड है वो अपने यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। सर ये पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं, सारी की सारी बातें अपने इतिहास में पढ़ चुके हैं। कर्नल जेम्स टोड आता है, एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर देता है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बहुत बार। यानी कि अगर नामकरण से सवाल आएगा तो कर्नल जेम्स टोड वाला आएगा, ज्यादा संभावना इसी की है। सिंपल सा पूछते हैं, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। वे कहते देखो अलग अलग नाम मिल रहे थे, लेकिन अब हमारा जो राजस्थान नाम है ना वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड लेकर आते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक मिनट में फोन को क्या है कि थोड़ा मैं साइलेंट ही कर देता हूं, बार बार में फोन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गए यहां तक। ये थोड़ा सा नामकरण के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक का नाम था द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये आपके सामने पुस्तक भी दिखाई दे रही है आपको, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, विलियम क्रूक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और ये आपके सामने कर्नल जेम्स टोड है। सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी बातें समझ में आ गई। आगे चलूं, ओके कुछ पूछना है। हाँ ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है, आ जाओ आगे। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति कि हमारा जो राजस्थान है वो विश्व में कहां पर है, एशिया महाद्वीप में कहां पर है, भारत में कौन सी दिशा में है। यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व या ग्लोब के अंदर राजस्थान कौन सी दिशा में है, ये आपके सामने पूरा का पूरा विश्व है। पूरी तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। ओके सर,
तो विश्व का डायग्राम इसी प्रकार से दिया तुम्हारे सामने। ये विश्व के अंदर ये दिशा होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये दिशा होगी पूर्व और ये हो गया पश्चिम। इसके अंदर यहां पर अपना राजस्थान स्थित है। तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी दिशा के अंदर स्थित है अभी राजस्थान? विश्व के अंदर बात करें तो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, और उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान कोण भी बोलते हैं। ये विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति है। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है। यह आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है ये पूरा का पूरा क्या एशिया महाद्वीप है। यहां पर अपना भारत है, इधर चीन है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये भारत है, भारत में ये आपका क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान के लिए बताओ कौन सी स्थिति है? ये सर दक्षिण, ये पश्चिम। इसको दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, इसको पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखिए जैसे उत्तर पूर्व बोल दो या फिर पूर्व उत्तर बोल दो, इसको दक्षिण पश्चिम बोल दो या फिर पश्चिम दक्षिण बोल दो। इस कोण को बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। विश्व के अंदर या ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल से यानी कि राजस्थान की अपन स्थिति देख रहे हैं। अब भारत में बात कर लेते हैं। सर भारत का तो सबको ही पता है कि भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है? भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है, जिसे वायव्य कोण बोलते हैं। यह आपका भारत के संदर्भ में राजस्थान रहा। ये दिशा उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। यहां पर अपना राजस्थान स्थित है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। नॉर्मल सी बात बताइए। ओके भाई, नामकरण देख लिया, राजस्थान की हमने स्थिति देख ली। अक्षांश और देशांतर के मामले में बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान आता उत्तरी गोलार्ध में। सर ये अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, आराम से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट अक्षांश और देशांतर। समझ गए तो आराम से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में फिर घूमते रहना भाई। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। सर समझे नहीं, यानी कि अक्षांश अभी मैं बताता हूं। अगर अक्षांश की बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतर की बात करें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अभी इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये अपनी पृथ्वी है भाई, सबको दिखाई दे रही है। इस पृथ्वी के ऊपर आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो यानी कि इस प्रकार से रेखा दिखाई दे रही है, हाँ सर, और एक यानी कि आपको खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब इनमें से सर अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है, और हमने पृथ्वी के ऊपर ये रेखाएं खींची क्यों हैं? जब भी आप यानी कि इस प्रकार का ग्लोब लेकर आते हो तो आपको इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिल जाती हैं। हालांकि वास्तव में कोई पृथ्वी को ऊपर रेखा नहीं है। तुम जाकर कह दो सर मुझे दिखाओ कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, जैसे हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। तुम कह दोगे सर बांसवाड़ा से दिखाओ तो सही कहां से गुजर रही है। क्या केवल ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने इनकी कल्पना की है। कल्पना क्यों की है, ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं, अक्षांश देशांतर क्यों आया, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी अपने को, इनके बारे में बात करेंगे। अक्षांश की सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, इसमें से कौन सी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अब देखो सब देखो, ये खुद ही बता देगा भाई अक्षांश। यानी कि ये आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, और पृथ्वी के अंदर ये हो गया उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी पूर्व दिशा, और ये होगी पश्चिम दिशा। ठीक है सर। ए कैसे लिखा जाता है सर? ऐसे लिखा जाता है। आपको इस प्रकार से जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व है, तो ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं खींच रखी है ना, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि आपको ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है ना, ये रेखा, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं भाई। ठीक है, इस प्रकार से जो पृथ्वी के ऊपर रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हालांकि तुमसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि बताओ भी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि तो बच्चों वाला सवाल है। लेकिन फिर भी समझना जरूरी है भाई, जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा एकदम बेस कमजोर होगा, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर रेखाएं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम।
सिंपल सी परिभाषा बनती है कि पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व ग्लोब के ऊपर जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देशांतर क्या हो जाएगा? देशांतर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। ये जब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम है, तो इसी प्रकार से दो दिशा और रह गई, उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। समझ में आया? उत्तर से दक्षिण के मध्य जो ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने केवल कल्पना की है। जैसे कहते हैं ना कि गणित के अंदर का माना राम के पास में 100 रुपए हैं, तो इस प्रकार से केवल इनकी कल्पना की गई है। तो सर हमने कल्पना की क्यों भी? हमें अक्षांश देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्या देखो, पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसके ऊपर हमने इसको बराबर भागों के अंदर बांटा है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। अक्षांश के द्वारा हम दूरी की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पूरी की पूरी पृथ्वी गोल है और अपना राजस्थान यहां पर स्थित है भाई, ठीक है। अब अपने को पता करना हो यार कि अपने राजस्थान से ऑस्ट्रेलिया कितनी दूरी पर है, तो कैसे पता करेंगे? ये दूरी कैसे आएगी? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हमें दूरी का पता चलेगा। राजस्थान से अमेरिका कितनी दूर है? अगर किसी भी अन्य का अपने को दूरी का पता करना होता ना, इसलिए हमने पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं खींची हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम दूरी की गणना करते हैं। और देशांतर सर ये क्यों खींची है? चलो आपने ये तो बता दिया कभी अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम दूरी की गणना करते हैं, भी हमें पता चल जाएगा हाँ सर इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो हमें पता चल जाएगा हाँ यार का 5 देशांतर के बाद में दूसरा देश आ रहा है, तो यानी कि लगभग इतनी दूरी होगी। क्या दूरी की गणना होती है अक्षांश रेखाओं के द्वारा। तो सर देशांतर के द्वारा हम समय की गणना करते हैं। समय कैसे? यानी कि अभी जैसे मान लो कि अपने 6:35 हो रहे हैं, ठीक है। अपने को अगर ये पता करना हो यार कि अमेरिका में क्या समय हो रहा है, तो अपन आराम से देशांतर के द्वारा पता कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें आगे चीज समझाता हूं, कम समय की गणना किस प्रकार से करते हैं, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। अभी तुम्हारे रीट एसएसटी के अंदर ये सवाल भी आया था, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था सेम टू सेम, और ये सवाल तुम्हारे एसएसटी के अंदर देखने को भी मिला था। तो ये बताओ क्या तुम्हें नॉर्मल सी बातें समझ में आ गई क्या? अब सर यानी कि पृथ्वी के ऊपर कितनी अक्षांश होती हैं, कितनी देशांतर होती हैं, कितनी रेखाएं हैं सर? ये अक्षांश कितनी है, देशांतर कितनी है? अगर मैं बात करूं ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो यानी कि कुल अक्षांश रेखाएं 179। चलो फिर मैं आगे चलता हूं, ये समझ में आ गई क्या तुम्हारे? अक्षांश के द्वारा दूरी की गणना होती है, देशांतर के द्वारा समय की गणना होती है, ठीक है। अरे ठीक है रे, ये सर क्लियर, ठीक है, ठीक है भाई। नॉर्मल से, हालांकि परिभाषा तुमसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, केवल समझाने के लिए अक्षांश रेखा कौन सी होती है, देशांतर कौन सी होती है। तुम्हारे सामने पूरा का पूरा ग्लोब है, ये पृथ्वी के ऊपर जो ये रेखा खींच रखी है सारी की सारी क्या अक्षांश हैं। इस प्रकार से जो तुम्हारे सामने खड़ी रेखा वो सारी की सारी क्या है, देशांतर रेखा है। सर ये पृथ्वी के ऊपर कितनी है अक्षांश, कितनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, समझो इस बात को। यानी कि ये आपको जो पूरी की पूरी पृथ्वी दिख रही है, आपको जो पूरा का पूरा ग्लोब दिख रहा है ना, इसके ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अगर आप इस प्रकार से काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 8 9 10 11, ये तो मैंने छोटा सा चित्र लिया है। अगर इस प्रकार से हम काउंट करते हैं तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। सर ये नहीं समझे, आपने बताया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, आपको पूरी की पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसके अंदर मान लो कि मैं इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींचता जाता हूं भाई, खींच रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे धीरे धीरे जो लाइन है ना अक्षांश रेखा वाली, ये धीरे धीरे कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है सर। यानी कि यहां पर देखो ज्यादा बड़ी थी, यहां पर और भी कम होगी, और यानी कि धीरे धीरे इस प्रकार से कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर यानी कि मैं अक्षांश रेखा खींच नहीं पाऊंगा, मुझे इस प्रकार से
केवल एक छोटा सा पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये है तो अक्षांश रेखा, लेकिन वास्तव में ये रेखा नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर अक्षांशों की संख्या की बात करें ना, एक तो ये ऊपर पॉइंट लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा एक पॉइंट ऐसा, और एक पॉइंट नीचे लग जाएगा, तो कितने हो गए? 2 पॉइंट हो गए। एक तो ये रहा सर, यानी कि वास्तव में रेखा तो नहीं है, लेकिन है तो अक्षांश ही, एक ही हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों को काउंट करें तब कहते हैं कुल अक्षांशों की संख्या, तब आते हैं 181। ठीक है, ग्लोब के ऊपर आपको कितनी अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं सर? 179। अगर अक्षांशों की बात कर दी कि वास्तव में कितने अक्षांश हैं, सारे के सारे कुल अक्षांश के, कुल अक्षांशों की संख्या की बात करें तब यानी कि 2 पॉइंट भी काउंट किए जाएंगे, तब संख्या हो जाती है 181। 179 के अंदर 2 मैंने जोड़ दिए, 181 हो गया। तो अक्षांश वाला समझ में आ गया। यानी कि पूर्व से पश्चिम ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश के द्वारा हमें दूरी की गणना करनी होती है, यानी कि कौन सा देश है, कौन सा स्थान है, कितनी दूरी के ऊपर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अक्षांश के द्वारा ही पता चलेगा। पूरी अगर पृथ्वी के अंदर बात करें तो यानी कि कुल अक्षांश रेखा 179 है, लेकिन जब पूछ ले अक्षांशों की संख्या, तब यानी कि ये 2 पॉइंट भी आपको काउंट करने पड़ेंगे, तब कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। अक्षांश वाला एकदम यानी कि डाउट पूरा क्लियर है। अब बात करते हैं देशांतर। सर ये आपके सामने जो खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे क्या है? देशांतर हैं। ये सर कितने होते हैं? इनका कोई चक्कर नहीं है, यानी कि लाइन तो पूरी की पूरी खींचनी पड़ेगी आपको। पूरी की पूरी पृथ्वी कैसे होती है सर? पूरी पृथ्वी गोल होती है भाई। थोड़ी बहुत आपने मैथ पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो कोई ना, मैं समझा देता हूं। ये जो अपना कोण होता है ना, ये कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, फिर यानी कि जो एक कोण और जोड़ दो इसमें, ये कोण भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से एक कोण और जोड़ दो, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये कोण जोड़ दो, ये कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर आप किसी गोल चीज को लोगे ना, तो उसके अंदर पूरा 360 डिग्री होता है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, कितना हो गया? 360 डिग्री का। पूरी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो यानी कि इसी प्रकार से रेखाएं खींचनी है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर कितने हैं? पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर 360 है भाई। समझ गए? दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी? 111.13 किलोमीटर है। अभी रीट एसएसटी के अंदर पूछा गया सवाल है, ये मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, अभी दोबारा बता रहा हूं। ये सवाल आया था भाई, दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है? भाई आपको ये अक्षांश दिखाई दे रहे हैं सर, एक अक्षांश तो ये रहा, आपको तो बहुत पास पास में दिखाई दे रहे होंगे। हमने वास्तव में इनकी बड़ी दूर तुलना की है भाई, हमने समान भागों में बांटा है इनको। तो वास्तव में दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है? तो दो अक्षांशों के बीच में दूरी है 111.13 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर देशांतर की बात करें, सर देशांतर के बीच में दूरी कितनी है? तो ये आपके सामने देशांतर है, तो देशांतर के बीच में दूरी है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये यानी कि अभी रीट एसएसटी के अंदर पूछा गया सवाल था। नॉर्मल सी बात है। बताओ अक्षांश देशांतर तुम्हारे समझ में आ गए क्या? अब यानी कि हमने थोड़ा बहुत अक्षांशों को कुछ नाम भी दिया है, उसके बारे में बातें करते हैं। हाँ, समझ में आ गया क्या? अक्षांश रेखा क्या होती हैं, देशांतर रेखा क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं हमने क्यों खींची हैं, दूरी की गणना करने के लिए, और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय की गणना करते हैं, वो अभी मैं आगे बताऊंगा समय की गणना किस प्रकार से करते हैं। पीडीएफ मैं आपके ऊपर डला दूंगा भाई। हाँ, बताओ समझ में आ गया क्या? अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकता भी आराम से, सर हमारी ये बात समझ में नहीं आई है, कोई भी बात पूछ सकता है। बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, घर पे बैठकर तुम आराम से, तुम्हारा कोई भी डाउट है क्लास से संबंधित है, बाकी और कोई बातें वो मत करना भाई। हाँ, ये क्वेश्चन सही था मेरा, बहुत बढ़िया। मैंने पिछली बार भी बताया था, ये 10 महीने पहले जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसके अंदर भी कराया था, और ये सवाल आया भी था भाई। तो तुम्हारे सवाल पूछे गए सारे के सारे मैं बता दूंगा साथ साथ में किस प्रकार के सवाल आए हैं। तो बहुत इजी सवाल था, तुम ये मत समझना कि वाह सर हमने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। ये नॉर्मल सा सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। हम थोड़ा सा बिल्कुल बेस मजबूत करते जा रहे हैं। अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया। अब यानी कि देखो ये वही पूरी की पूरी पृथ्वी है, इस प्रकार का डायग्राम आपको किताब में भी देखने को मिला होगा। ये देखो पूरी की पूरी अपनी वही पृथ्वी है। अब यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो बीच से
अक्षांश रेखा खींची ना, उसको हमने थोड़ा सा कुछ नाम दे दिया ताकि हमें ध्यान में रहे। यानी कि एकदम बीच में अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच कोई रेखा खींचते हैं, उस अक्षांश रेखा को हमने नाम दिया भूमध्य रेखा। भू का अर्थ होता है धरती यानी कि पृथ्वी, और इसको बीच में से काटने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। सर ये कितनी है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको हमने नाम क्या दिया भाई साहब? इसको नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हमने क्या किया कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है ना, इसको हमने सबसे पहले बिल्कुल एकदम बीच से काट दिया। भी वैसे नहीं काटा, केवल काल्पनिक रेखा है। हमने कहा कि देखो ये जो रेखा होगी ना, इसका नाम होगा भूमध्य रेखा। मतलब भू यानी कि धरती के एकदम बीच से गुजर रही है, इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा। फिर हमने इसको 2 भागों में कर दिया धरती को। इसको हमने नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये किधर है सर? उत्तर दिशा में है। भैया यानी कि पृथ्वी का पॉइंट है उत्तर ध्रुव है, और ये पृथ्वी का पॉइंट है दक्षिण ध्रुव है। क्योंकि ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तरी दिशा, और ये कौन सी होती है? दक्षिणी दिशा। तो यानी कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो इन रेखाओं को हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम इनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। समझ में आ गया? पूरी पृथ्वी है, इसके ऊपर खूब सारी अक्षांश रेखा है। हम जो 3-4 इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बीच से रेखा गुजरी उसको हमने नाम दिया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके ऊपर से यानी कि 2 रेखा गुजरती हैं। एक तो ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, और एक ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। दोनों गुजरती हैं, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है। जो ऊपर वाली है उसको हमने नाम दे दिया कर्क रेखा। तो ये कौन सी होगी? यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये देखो उत्तर में है। ये जो रेखा है वो किधर है? उत्तर में है, और ये जो रेखा वो किधर है? दक्षिण में है। सिंपल सा आता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री। ध्यान रखोगे, 23.5 डिग्री ऊपर है, 23.5 डिग्री नीचे है। अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, उसे कहेंगे कर्क रेखा। ऐसे याद कर लेना सर, कै सबसे पहले आता है? तो कर्क रेखा ऊपर होगी, मकर रेखा नीचे होगी। मकर रेखा अपने से गुजरती नहीं, क्योंकि अपन तो किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है हम। यानी कि हमारा तो राजस्थान है ना, इधर है, ऊपर है। तो हम यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर है, तो हमारा मकर रेखा से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे राजस्थान से तो कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश, मतलब अक्षांश रेखा ही तो है ये। हाँ सर अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। हाँ, अरे भाई किताब नहीं आई, फोन कर ले यार, मत कॉपी पेस्ट कर, है ना? फोन कर ले, अभी फोन कर ले तू, ठीक है? ठीक है, ओके। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। हाँ, अरे भाई देखो, पढ़ना तो पढ़ लियो, मैं नहीं ब्लॉक करूंगा, हकीकत में ते मत कॉपी पेस्ट करो। क्यों इतनी बढ़िया क्लास ना खराब करना होते तारे? इतने कॉपी पेस्ट के चक्कर में मैं, अगर ताने कोई क्लास से संबंधित बात पूछनी हो तो आराम से पूछ लियो। बाकी सर कोई किताब नहीं आई, मैं कद ऑर्डर करी भाई मन को नहीं पता होते। आराम से हेल्पलाइन नंबर दे रखे बन के ऊपर फोन कर ले, वो बता देगा। ठीक है? ये फिर बार बार में और आज जाएगी 1-2 दिन का महीने, सबकी पूछने लग रही है, तारी भी आ जाएगी, फिर क्यों इतना कॉपी पेस्ट करके? थोड़ा सा तो सीन से रखो, इतना तो रखोगे हाँ यार के। अब ये देखो जेल पर रहेगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे बताओ? ये चीजें क्लास में पूछने वाली है क्या? इतना भी मतलब ठीक है, मैं कमेंट 1 मिनट बंद ही कर देता हूँ, तुम चलते रहना। ये अक्षांश देशांतर समझ लो, नहीं एडमिट कार्ड दे रह जाऊंगा। चलता रहो, तुम्हारी कमेंट चलने दो, एक कर्क रेखा मकर रेखा चलती रहेंगे। सब कहते हैं कि सर पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, पढ़ाई
करते का है, पढ़ने वाले तो है ही नहीं, इतनी बढ़िया क्लास। अरे भाई वो मैं बड़ली शिलालेख की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई लिखित उल्लेख मिला ना राजस्थान के लिए, वो था बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, ओके, आ जाओ भाई। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी अक्षांश है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इनको हमने नाम दे दिया, तो अपने लिए तो कर्क रेखा मकर रेखा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कटिबंध की मैं आगे बात करूंगा, जैसे राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है, तो मैं कटिबंध की तुम्हें आगे और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। भी सीधी सी बात यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी यानी कि देश आते हैं ना, उनको हमने किस में रखा है? उष्ण कटिबंध में रखा है, और यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पानी यहीं पर पाया जाता है, यानी कि इस उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। क्यों? जैव विविधता वहीं पर पाई जाती है जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा, और सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यहीं पर मिलता है। बाकी यहां पर नहीं है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव नहीं है, यहां पर तो बर्फ पड़ती है। जब यहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो जैव विविधता कैसे पनपेगी भी? तो इसके अपन थोड़ी सी बाद में अलग बात करेंगे। जैसे यानी कि इसको हमने उष्ण कटिबंध नाम दिया है। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको हमने उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा है, इसको हमने दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहा है, इनको हमने दक्षिण शीत कटिबंध कहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा सर्दी पड़ती रहती है, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। तो ये नॉर्मल सी बातें मैंने बताई थी। ये आपके सामने डायग्राम है भी किताब के अंदर, आप थोड़ा सा और देख लेना। अब मैं बता देता हूं आगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपके सामने 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको मैंने क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा। धरती को एकदम बीच से हमने काट दिया। भू यानी कि पृथ्वी के एकदम बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, जिसे हमने क्या कहा? विषुवत रेखा भी कहा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये भी अभी आगे समझाता हूं कि सर ग्रीनविच रेखा कौन सी है, यानी कि अभी मैं दिखाई देता हूं, लिया होगा शायद मैंने। ये देखो, यानी कि वो तो मैंने केवल अक्षांश बताया था। अगर इस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती, उससे तो हमने नाम दिया भूमध्य रेखा। लेकिन अगर इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, उसको हमने क्या कहा? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी से सारे के सारे समय की गणना होगी, यह मैं अभी तुम्हें आगे और समझा दूंगा। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सर क्या है? देखो, यानी कि ये होगी अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब यानी कि इसके आगे खूब सारे देशांतर हैं भाई। एक देशांतर ये है, दूसरा देशांतर ये है, तीसरा देशांतर ये है। पृथ्वी के ऊपर 360 देशांतर हैं। अगर आप यानी कि एक देशांतर को पार करते हो तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। इसी से समय की गणना होती है। क्योंकि अगर जैसे बात करें ना भाई, अपने भारत की जो अपने 82.5 डिग्री है देशांतर रेखा, इससे यानी कि भारत के समय की गणना की गई है, इसलिए पूरे भारत का समय एक ही है। ये तो समय एक ही है ना, वो सब यानी कि देशांतर रेखाओं के कारण है। बाकी कहीं पर सूर्य पहले उदय होता है, सूर्यास्त बाद में होता है, समय का वैसे डिफरेंस है। लेकिन हमने क्या किया? देशांतर रेखाओं के द्वारा पूरे भारत का समय एक कर दिया, और देशांतर के द्वारा ही हम समय की गणना करते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप 1 डिग्री देशांतर को पार करोगे, जैसे मान लो कि आप यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर हो, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके बाद में आपके सामने 1 डिग्री देशांतर रेखा है, फिर यानी कि 2 डिग्री देशांतर रेखा है, फिर यानी कि 3 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करोगे तो 4 मिनट का समय लगेगा, दूसरी को पार करोगे फिर 4 मिनट का समय लगेगा, फिर यानी कि पार करोगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। अभी यानी कि रीट एसएसटी के अंदर जो सवाल आया था वो सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं।
ये अपने रीट 2025 के अंदर सवाल पूछा गया था कि यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर कोई स्थान है, वहां पर सुबह के 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थान है, वहां पर कितना समय होगा? ये मुझे फटाफट तुम करके बताओ। बहुत इजी सवाल आया था, ये मैंने पिछली बार भी समझाया था। देखो ये यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी है। मैं थोड़ा सा पृथ्वी वाला मैप ले लेता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं। सवाल क्या था अभी देखो तुम। ये यानी कि क्या है, अपनी पूरी पृथ्वी है भाई। दिखाई दे रही है तुम्हें? ये थोड़ा सा सवाल को समझना, रेट में सवाल पूछा गया था। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर, मान लो ये तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहीं पर कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूं। ये अपनी जो रेखा है ना, ये कौन सी है? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये कह रहा है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ऊपर सुबह के 10 बज रहे हैं भाई, यानी कि यहां पर समय हो रहा है 10 बजे, और वो भी यानी कि सुबह के, क्योंकि देशांतर के द्वारा हम समय की गणना करते हैं। अभी पता चलेगा कि समय की गणना कैसे करते हैं। 15 डिग्री देशांतर के ऊपर सुबह के 10 बजे हुए हैं, उसी समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर क्या समय होगा? यानी कि ये 15 डिग्री देशांतर रेखा होगी, और यहां पर मान लेते हैं थोड़ी सी आगे, यानी कि कौन सी रेखा है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब देखो पूरे विश्व में समय अलग अलग है। जैसे मान लो कि अभी अपने शाम हो रहा है, तो किसी देश में सुबह भी हो रही होगी, किसी में रात हो रही होगी, किसी में दोपहर हो रही होगी, क्योंकि सभी का समय अलग अलग है। पूरी पृथ्वी का समय अलग अलग है। तो समय जो अलग अलग है ना, वो सब यानी कि देशांतर के द्वारा हमने निर्धारित किया है। और देशांतर के द्वारा आज हम यहां पर बैठे बैठे बता सकते हैं कि अमेरिका में अभी क्या समय होगा, ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या समय होगा गैस, क्योंकि ये देशांतर के द्वारा ही हम समय की गणना करते हैं। सवाल क्या था? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर अगर सुबह के 10 बज रहे हैं, आपको 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर जाना है। कितना डिफरेंस है सर? 15 डिग्री का समय हमें दे रखा है, 75 डिग्री यानी कि देशांतर का समय हमें पूछ रहा है। दोनों के बीच में कितना अंतर है सर? दोनों के बीच में 60 डिग्री देशांतर का अंतर है। अगर आप 15 डिग्री के ऊपर हो तो आपको 75 डिग्री देशांतर तक चल के जाना है, और इनके बीच में 60 डिग्री देशांतर का अंतर है। यानी कि 75 में से 15 घटाओगे कितना आएगा सर? 60 डिग्री आएगा। मुझे बताओ कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? सर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा सर? 4 से गुणा कर दो। 60 इंटू 4 कितने हो गए? 240 मिनट। ये तो 240 मिनट हुए हैं। कितने घंटे हो गए सर? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 240 में 4 घंटे हो गए भाई। सिंपल सी बात थी एकदम। अगर 15 डिग्री देशांतर के ऊपर 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री देशांतर के ऊपर 4 घंटे आगे चले जाओ। इधर जब भी हम जाते हैं ना आगे पूर्वी देशांतर की तरफ, तब यानी कि हमेशा समय में बढ़ोतरी होगी, और इधर जाते हैं तो समय में कमी होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि अमेरिका अपने से समय में पीछे है, क्योंकि उधर समय में कमी होती है, ठीक है, और इधर यानी कि समय थोड़ा आगे चलता है। अगर यहां पर 10 बज रहे हैं तो 4 घंटे जोड़ दो। 10 के अंदर अगर 4 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर के 2 बज जाएंगे भाई। ये आपका राइट आंसर था। रीट एसएसटी के अंदर पूछा गया सवाल था, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब अगली बार तुम्हें मान लो कुछ भी दे दे, यहां पर 15 की जगह 20 दे दे, यहां पर 75 की जगह 80 दे दे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये तो मैथ वाला नॉर्मल सा सवाल पूछेगा। अगर तुम्हें ये पता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो तुम कोई भी सवाल आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल सी सारी बातें मैंने बताई दी। ओके सर, ये मैंने सवाल ले ही लिया। भारत की जो मानक समय रेखा ना, अब देखो पूरे भारत में वैसे तो समय अलग अलग है, किसी में यानी कि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे भारत का समय एक ही है। तो हमने उस समय को कहां से निर्धारित किया? भी हमने पूरे भारत का समय निर्धारित किया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। यानी कि
यहां से हमने पूरे भारत का समय निर्धारित किया है कभी, यानी इस देशांतर रेखा के ऊपर जो समय होगा ना, वह समय पूरे भारत का माना जाएगा। इसलिए आप यानी कि किसी को भी फोन करके पूछ लो, अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा उसको समय करके पूछोगे यही समय बताएगा, अगर कोई राजस्थान में बैठा है तो वही समय बताएगा। लेकिन यानी कि उसका सूर्यास्त जल्दी होता अपना लेट होता है, हालांकि डिफरेंस मिलेगा लेकिन समय एक मिलता है, क्योंकि हमने जो समय की गणना की है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से की है। तो भारत की मानक समय रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भाई भारत में समय की गणना कहां से होगी? हमने कोई ऐसी रेखा को चूज किया है जिससे पूरे भारत का समय में पता चल जाए, तो वह भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो कहां से गुजरती है? प्रयागराज के निकटे नैनी स्थान से गुजरती है, मतलब यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद, तो यहां से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश है और यहां पर प्रयागराज से यह रेखा गुजरती है। यहां पर जो समय होगा वह पूरे भारत का समय होगा, ठीक है। बाकी देख लो, क्योंकि देशांतर को पार करोगे तो 4 मिनट का समय लग ही जाएगा, तो अपन वैसे भी बैठे बैठे देख सकते हैं। तो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सर ये जीएमटी कौन सी है? ये यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो यानी कि यहां से अपने ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजर रही है, और यहां पर अपना लगभग यानी कि भारत है। तो भारत इस ग्रीनविच रेखा से कितना घंटे आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां पर कितने यानी कि 5.5 घंटे आगे कर लोगे, यहां पर 5:30 बज जाएंगे शाम की का, यानी कि भारत इस रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और जैसे जैसे अपन इस यानी कि पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं ना, इधर इधर यानी कि समय बढ़ोतरी होगी। यहां पर जैसे मान लो कि 12 बज रहे हैं, यहां पर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। अगर हम इधर आते हैं पश्चिमी गोलार्ध में तो समय में कमी होगी, यानी कि इधर देखो 12 बजे हुए, यहां पर 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अगर आप पूर्वी गोलार्ध में जाते हो तब समय में बढ़ोतरी होगी, अगर आप पश्चिमी गोलार्ध में आते हो तो समय में कमी होगी। अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो अगर यानी भारत तो पूर्वी गोलार्ध में है, भारत यहां पर है, यहां पर है भारत, तो यानी इधर जाओगे ना तो समय में बढ़ोतरी होगी। तो इससे हम 5.5 घंटे आगे हैं, और ये यानी कि पीछे चलेगा भाई। यहां पर 11 बजे होंगे, यहां पर 12 बजेंगे, 1, 2, 3, 4। इधर जाओगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, इधर आओगे तो समय में कमी होगी। तो भारतीय मानक समय यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये जो रेखा है ना भारतीय मानक समय, ये ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जीएमटी। जीएमटी कौन से सर? ये यानी कि पूरे विश्व की 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्या कहा है? जीएमटी का है, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा। इससे यानी कि हम 5.5 घंटे आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अगर इस रेखा के ऊपर 12 बजेंगे तो अपने भारत में 5:30 बजेंगे, अगर यहां पर 1 बजेगा तो अपने 6:30 बजेंगे, मतलब हम इससे 5.5 घंटे आगे हैं। तो इधर आओगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, अगर आप वापस इधर जाओगे तो समय में कमी होगी। जैसे 9, 10, 11, 12 यहां पर बजेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बचेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और जो पूरे भारत की समय गणना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। इसी से हम पूरे भारत के समय की गणना करते हैं। ओके भाई, समझ में आ गई चीज? चलो सर आगे। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कर्क रेखा की। वैसे मैंने समझा ही दिया कर्क रेखा क्या है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? हमें कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। यहां से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि इंडिया जीके के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अभी मैंने समझाया था तुम्हें, देखो कर्क रेखा वाला ये, यानी कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसके बीच में जो देश आते हैं ना, उसको हमें उष्ण कटिबंध में रखते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा मकर रेखा मैंने समझा दी तुम्हें। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसको 23 डिग्री कहते हैं, इसको 30 मिनट कहते हैं। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
गुजरात है, गुजरात के आगे राजस्थान है, राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड है, झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के आगे मिजोरम है। याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, ट्रिक नहीं निकालनी। अगर आपके मैप ध्यान है तो मारने की ट्रिक जरूरत ही नहीं है। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान चलेगा नक्शे पे। फिर ट्रिक किस किस के लिए कराओगे तुम ये बताओ। जब यानी का मैंने कहा ये लो रे भाई, करे रेखा गुजर गई, मैप ध्यान में, हाँ सर, यानी कि देखो सर, गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, फिर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, बस यहां से यानी का करक रेखा गुजरती है। ये केवल काल्पनिक रेखा तो राजस्थान से गुजरती है। अगर मैं बात करूं कि करक रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के तो बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है, ये मध्य प्रदेश रहा। तो करक रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है राजस्थान में। अब देखो यहां पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, कुछ किताबों के अंदर करक रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की किताबों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मान लो कि कोई इंडिया लेवल का एग्जाम हो और वहां पर दे दे कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में है, अगर राजस्थान नहीं हो ना तो आपको ऑप्शन है त्रिपुरा देखने को मिलेगा, अगर त्रिपुरा नहीं हो तो राजस्थान देखने को मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूजन वाला मामला है। हालांकि प्रमाणिक किताबों में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग जो किताबें कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम बताती हैं वो त्रिपुरा के अंदर बताती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, त्रिपुरा भी ध्यान रखना और थोड़ा सा राजस्थान भी ध्यान रखना भाई। ओके, दोनों का ध्यान रखना। हालांकि ऑप्शन में तुम्हें एक ही मिलेगा, या तो त्रिपुरा मिलेगा या फिर राजस्थान मिलेगा, दोनों नहीं देगा तुम्हें, दोनों साथ में नहीं देगा। तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहां पर है, त्रिपुरा के अंदर है। ओके, ठीक है सर, आ जाओ भाई। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है अभी, 26 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने किलोमीटर तक गुजरती है, 26 किलोमीटर गुजरती है। बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है और डूंगरपुर के थोड़ा सा टच करके गुजरती है चीखली गांव से। ये पूरा का पूरा राजस्थान है। थोड़ा सा मैंने मैप में दक्षिणी राजस्थान लिया है और यहां से राजस्थान में कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के देखो बीचों बीच ही गुजर रही है भाई, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है। रख लोगे ध्यान में, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ओके, ठीक है, आ जाओ भी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया, यानी कि सूर्य कभी कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा, कभी सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकेगा, यानी कि दिन रात वाला, ये क्या है सर। सबसे अच्छा मैं उदाहरण देके समझाता हूं। सबसे पहले ये फोटो देखो आप, ये आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है और ये आपको बीच में सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, मतलब पूरा एक साल लग जाता है। ये बीच में तो सूर्य है और ये पृथ्वी है, कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी। लेकिन दो स्थिति ऐसी आएगी जब यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर बराबर पहुंचेगा। कौन कौन सी सर, ये रही, यानी कि सूर्य एकदम बीच में है तो एक स्थिति तो ये आ गई और एक ये आ गई, यानी कि ये अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से घेरा बनाती है। और जब यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे 365 दिन लग जाते हैं, मतलब एक साल वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे भी, बिल्कुल यानी कि अंडाकार कक्षा में घूमेगी। देखो इस प्रकार से अंडे क्या करती में घूमती है, नहीं कि गोल घूमेगी, गोल नहीं घूमती, अंडाकार कक्षा में घूमती है। कभी यानी कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आएगा, कभी मकर रेखा के ऊपर आएगा और कभी यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर आएगा, वो अपने को देखना है अभी। अब आ जाओ तुम, अब ये देखो पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये मैं मान लेता हूं कि कर्क रेखा है, ये आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा।
अब ये थोड़ा सा देखो भी तुम, इसको मैं मान लेता हूं कर्क रेखा। ये यहां पर मैंने राजस्थान का मैप लिया है, ये क्या है, कर्क रेखा। इसको मैं मान लेता हूं भूमध्य रेखा, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, मकर रेखा मान लेता हूं भाई। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता, इसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। जब यानी कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा तो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा चमकेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कर्क संक्रांति कहेंगे। अभी ये समझने वाली बात नहीं है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात बनती है, ये बात समझो। यानी कि 21 जून को सबसे लंबा दिन बनेगा। अब मुझे ये बात बताओ, यानी कि ये अपना राजस्थान है, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, और जब यानी कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होगा, जैसे मान लो कि आज 21 जून है और 21 जून को सूर्य यानी कि बिल्कुल ऊपर आ गया आज अपने, तो जब यानी कि सूर्य अपने ऊपर होगा तो ये बताओ कि सूर्य का प्रकाश भयंकर पहुंचेगा अपने पास में। जब सूर्य ऊपर ही होगा तो वो दिन बहुत बड़ा होगा और रात छोटी होगी, क्योंकि उस दिन सूर्य की किरणें अपने पास में ज्यादा पहुंची हैं। और यानी कि जब हमारे पास में सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंचती हैं तो दिन तो बहुत लंबा होगा, तो सबसे लंबा दिन होता है, और रात यानी कि छोटी होती है, और परछाई उस दिन छोटी बनेगी। अब मुझे ये बताओ कि जब अपने सूर्य ऊपर चमकेगा तो क्या परछाई बनेगी, नहीं बनेगी सर, एकदम छोटी सी परछाई बनेगी अपने पैरों में। यकीन नहीं होता, आप दोपहर के 12-1 बजे बाहर निकलना, जब यानी कि सूर्य आपकी बिल्कुल ऊपर हो, तब आप देखना कि आपकी परछाई कितनी की बनेगी, एकदम छोटी सी परछाई बनेगी। तो 21 जून को जब यानी कि सूर्य इस प्रकार से कर्क रेखा के ऊपर होगा ना, हमारे ऊपर होगा, तो वो दिन बहुत बड़ा होगा, रात छोटी होगी और परछाई भी छोटी बनेगी। समझ गए? जब कोई चीज अपने ऊपर होगी तो सीधी सी बात है भाई साहब, भयंकर गर्मी होगी जून का महीना में, दिन लंबो होना ही है, और रात छोटी सी होगी क्योंकि सूर्य अपने ऊपर ही चमक रहा है। और जब कोई चीज अपने ऊपर चमकती है तो परछाई नहीं बनती, सबसे छोटी परछाई बनती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर था, इसके बाद में सूर्य धीरे धीरे निकल दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। 21 जून के बाद में सूर्य धीरे धीरे वापिस निकल नीचे आएगा और आ जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर सितंबर के महीने में। ये देखो, फिर ये मैंने डायग्राम दे रखा है किताब में, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, फिर इसके बाद में सितंबर के महीने में सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य यहां पर आ जाएगा। ये कौन सी तारीख होगी, 23 सितंबर। सितंबर के महीने में सूर्य यहां पर आ जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर, और जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तब दिन और रात बराबर बनते हैं, क्योंकि जब यानी कि सूर्य बीच में है ना, तब सूर्य की किरणें बराबर पहुंचेंगी, यहां पर भी बराबर पहुंचेंगी, यहां पर भी बराबर पहुंचेंगी। अब यानी कि दिन रात बराबर बनेंगे, दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। फिर यानी कि जाएगा इधर मकर रेखा के ऊपर, यानी कि 22 दिसंबर, ये देखो, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य चला जाएगा मकर रेखा के ऊपर, अब सूर्य पहुंचेगा मकर रेखा पर। अब यानी कि सूर्य यहां पर आएगा 22 दिसंबर को, ये है मकर रेखा, और मकर रेखा के ऊपर सूर्य यहां पर पहुंच गया। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर पहुंच जाता है तब अपने पास में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए अपने सर्दी पड़ती है। अगर देखो जून को महीनों है, सूर्य आपने एकदम ऊपर चमकेगो तो सीधी सी बात है गर्मी पड़ेगी। और जब यानी कि सूर्य आपनो इतनो दूर चलोगे हो कि सूर्य की किरण आपने तक पहुंचा ही को नहीं, देखो आप बहुत दूर हाँ, यानी कि सूर्य तो यहां पर, और ये यानी कि सूर्य की किरण जब हमारे पास में नहीं पहुंचेंगी तब हमारे सर्दी पड़ेगी, सूर्य जब हमारे ऊपर होगा तो गर्मी पड़ेगी। इसके बाद में सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ वो जाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो दक्षिण की तरफ जाएगा ना अपने गर्मी कम हो जाएगी। फिर यानी कि सितंबर के महीने में वो भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है, तो लगभग यानी कि आपका कंपेयर करना है तो सर्दी है ना गर्मी है क्या, ठीक है, सितंबर का महीना में। और जब यानी कि और भी वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, जब वो मकर रेखा पर पहुंच जाएगा ना तब अपने पास में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, दिसंबर को महीनों भयंकर ठंड पड़े। और जब 22 दिसंबर को सूर्य यहां पर होगा तो वह रात क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे पास में नहीं पहुंच रही हैं, दिन होगा छोटा, रात होगी बड़ी, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा सारा का सारा खेल था। फिर यानी कि देखो 22 दिसंबर को यहां पर पहुंच गया,
इसके बाद में मकर रेखा के बाद में दोबारा से सूर्य ऊपर उठेगा, दोबारा से सूर्य ऊपर आना शुरू हो जाएगा और फिर यानी कि मार्च के महीने में वापस भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो वही मार्च का महीना न तो गर्मी न सर्दी, बराबर को सो है, और फिर यानी कि धीरे धीरे वापिस यानी कि जून के महीने में ऊपर आ जाएगा, फिर वही भयंकर गर्मी। ये पूरा का पूरा खेल होता है। इस प्रकार से यानी कि प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये डायग्राम देख लो, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा। ठीक है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, वह सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद में सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब बाद में धीरे धीरे सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये मैंने समझाया था डायग्राम के माध्यम से। तब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, ये देखो डायग्राम भी दे रखा है मैंने, किताब की फोटो है सीधी सीधी। ये यहाँ पर कर्क रेखा गुजर रही है अपने राजस्थान से, यानी कि बिल्कुल बांसवाड़ा के बीच से गुजर रही है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ऊपर है सूर्य। तो जब यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, तब सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत कहां पर होगा? बांसवाड़ा में होगा। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पर पड़ेंगी? भी ये अपना पूरा का पूरा राजस्थान है। और ये बताओ कि जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर है, तो यानी कि सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी? एकदम यानी कि लंबवत, मतलब 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधी, एकदम सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी? भाई का कर्क रेखा के ऊपर है सूर्य, और कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? सर बांसवाड़ा से गुजर रही है। कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजर रही है, कर्क रेखा के ऊपर है सूर्य, तो बांसवाड़ा वाले के तो बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर गर्मी पड़ेगी क्या? ठीक है, तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कह देगा या लंबवत कह देगा, तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी भाई, बांसवाड़ा में। लेकिन गंगानगर बैठा है दूर ही दूर, तो यहां पर सूर्य की किरणें सीधी तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन तिरछी तिरछी तो जाएंगे भी। तिरछी निगाहों से तो सूर्य गंगानगर वालों को जरूर देखेगा। जैसे जैसे आप यानी कि बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे सीधापन तो कम होता जाएगा और सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा। एक तो जैसे मान लो कि मैं सूर्य हूं और यानी कि मेरे नीचे बिल्कुल एकदम बांसवाड़ा है, तो मैं इसको एकदम सीधा देख रहा हूं, हाँ यार क्या। और फिर उधर यानी कि गंगानगर वाले हैं, तो मैं उनको ऐसे देखूंगा, तिरछा तिरछा देखूंगा, है ना, बिल्कुल सीधा तो देख ही नहीं पाऊंगा भाई, सीधा तो मैं यहीं पर देख पाऊंगा। और फिर अगर मुझे मेरी किरणें उधर पहुंचानी है गंगानगर की तरफ, तो मैं ऐसे देखूंगा, तिरछी तिरछी पहुंचा पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सूर्य की किरणों का सीधापन बांसवाड़ा में, और जैसे जैसे आप यानी कि बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाओगे ना, तो सीधापन घटता जाएगा। यानी कि फिर जैसे मान लो बांसवाड़ा से आगे उदयपुर है, तो मैं उसको थोड़ा सा और सीधा देखूंगा, फिर जैसे आगे भीलवाड़ा तो मैं ऐसे देखूंगा, फिर यानी कि जैसे और भी आगे बीकानेर तो मैं उसको ऐसे देखूंगा और भी तिरछा देखूंगा, मतलब तिरछापन बढ़ता जाएगा और मेरा सीधापन है वो घटता जाएगा। ये बहुत एकदम आसान सी बात है। सूर्य की किरणों का सीधा सर्वाधिक तिरछापन कहां पर होगा? गंगानगर में। सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पर पड़ेंगी? गंगानगर में पड़ेंगे। ये फिर मैंने नीचे नोट लगा कर लिखा है, अगर आप बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाओगे ना, तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। यानी कि ऐसे जाओगे ना, तो देखो सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा, सूर्य का तिरछापन, और ये सूर्य का सीधापन, और सीधापन है वो घटता जाएगा, तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मकर रेखा की बात कर लेते हैं, फिर आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, समझ में आया? बताओ, समझ में आ गया? ओके सर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा तुम्हारी कंप्लीट ही है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, और जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा बनेगा, रात बड़ी बनेगी। अभी मैंने बताया था ना, जब यानी कि सूर्य मकर रेखा के ऊपर चला जाएगा, जब सूर्य यहां पर होगा मकर रेखा के ऊपर, तब सूर्य की किरणें हमारे पास में नहीं पहुंच पाएंगी, और जब हमारे पास में नहीं पहुंचेंगी, तो क्या होगा? दिन छोटा बनेगा, रात बड़ी बढ़ेगी। ठीक है, ये लॉजिक होता है। बाकी तो कई की तो इसो लॉजिक देवे करो यार के तू ब्याह करे ना तो 22 दिसंबर ने करिए, रात बड़ी हो है, क्या लॉजिक? इस चीज का क्या लेना देना? अरे तुम ये तो समझते हो कि 22 दिसंबर को रात बड़ी क्यों होती है, तो किसी को कुछ नहीं पता। 22 दिसंबर फिर आसंगा, और हाँ हाँ यार का 22 दिसंबर को करना के शादी का, ये समझो कि 22 दिसंबर को रात बड़ी क्यों होती है, ठीक है, दिन छोटा क्यों होता है। ओके, तो जब यानी कि सूर्य मकर, अब कोई पूछे तो कहना का भाई साहब सूर्य मकर रेखा के ऊपर चलो जावे और सूर्य की किरण अपने ताई को नहीं पहुंचे,
तो अपने तय को नहीं पूछेंगे तो रात बड़ी अपना आप ही होगी क्या। ओके सर। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात है। जैसे मान लो क्या हम किधर आते हैं, हम पर सर उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। ये तो उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, उल्टा सिस्टम है। जब हमारे गर्मी है यहां पर सर्दी होगी, जब यहां पर सर्दी होगी हमारे गर्मी होगी। ठीक है, ओके। इसलिए हमने इसको दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 21 मार्च जिसको हम क्या कहते हैं, बसंत विश्व भी कहते हैं। ठीक है, और यानी कि 23 सितंबर को क्या कहते हैं, शरद विश्व भी कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा। तो यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य वो मध्य रेखा के ऊपर होता है, विषुवत रेखा के ऊपर होता है। तो 21 मार्च को होगा तब यानी कि बसंत ऋतु होगी, 23 सितंबर को होगा तब यानी कि शरद ऋतु होगी। तो यानी कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है और इस दिन क्या होंगे, दिन और रातें बराबर बनते हैं। जब सूर्य एकदम बीचों बीच आ जाएगा, जब यहां पर सूर्य होगा तो दिन और रात बराबर पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य की किरण यहां पर भी बराबर जाएंगी, यहां पर भी बराबर जाएंगी। ठीक है, समझ गया ना सारा का सारा लॉजिक। तो दिन और रातें बराबर होते हैं। ये लो भाई, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो नॉर्मल सा जो अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय है वो कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने राजस्थान का नामकरण भी देखा है, राजस्थान की स्थिति भी देखी है, और इसके बाद में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा की है। जहां से भी मैंने बताया था कि महीने भर पहले जो तुम्हारा रीट का एग्जाम हुआ था उसमें यानी कि इसी आज वाली क्लास से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो 2 सवाल बहुत बड़ी बात होती है इसी क्लास से, तो इसको तुम कम मत समझना। और ये दोनों सवाल मैंने पहले भी पढ़ाए थे, अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो इनको तुम देख लेना आराम से। और कल अपन है वो राजस्थान की जो स्थिति है, विस्तार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यों लेने का नॉर्मल सा अक्षांश के बारे में बताया, देशांतर के बारे में बताया था। अब तुम्हारे ये नहीं रहेगा सर अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। हालांकि किताब का नाम ही है शॉर्ट नोट्स, बाकी चीजें सारी की सारी हैं इसी प्रकार से, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है ना। कहीं कोई लाइन मैंने छोड़ी तो नहीं है, या कहीं मैंने कोई एक्स्ट्रा लिखाई तो नहीं है, सेम वही बात है। तो तुम्हारे इसी प्रकार से समझ में आ जाएगा। हाँ ये है कि अलग से तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास में किताब है, इतने का रजिस्टर आएगा, इतने की किताब आ जाएगी, लिखने की मेहनत तुम्हें करनी नहीं है। ये कोशिश करो कि उसका हम रिवीजन ज्यादा कर सकेंगे। ठीक है, हैं आपने मक्का रखा, अरे भाई अच्छा मकरे वाले को समझ में नहीं आया क्या। भाई कह रहा है कि आपने 23.5 डिग्री कर्क रेखा बताई, 23.5 डिग्री मकर रेखा बताती, तो मैंने ये बात बताई थी ना भाई, यहां पर बताई थी मैंने, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री बराबर है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये है उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर आ जाएगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में है ये मकर रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध में है ये कर्क रेखा। सर हम कहां पर हैं, अपन उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब समझ में आया कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कहां पर है, अक्षांश के मामले में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि हमने इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा में खींच दिया और ये अपना भारत रहा, तो हम किधर हुए, अपन उत्तरी गोलार्ध में हुए, अपन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध ये है, हम कहां पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और देशांतरी दृष्टि से अगर देशांतर खींच दे तो हम यानी कि पूर्वी गोलार्ध में हैं, और जब यानी कि पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, और जब हम पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे तो समय में कमी होगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, अक्षांशीय दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और देशांतरी दृष्टि से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। अब बताओ और कुछ पूछना है। हाँ और बताओ, कंप्लीट है। चलो अब इतना है ना, तुम याद कर लेना साथ साथ में, बाकी किताब तुम्हें मिल ही जाएगी। और किसी ने ऑर्डर कर रखा है तो भाई थोड़ा सा ऑर्डर ज्यादा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना, 1-2 दिन में पहुंच जाएगी सबके पास में। और फिर भी अगर तुम्हारा डाउट रहता है तो फोन कर लेना, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर है। ठीक है, किताब मतलब क्लास होने जिद थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता पर ठीक कौन लगा, क्योंकि इतनी बढ़िया चीजें चल रहे हैं। फिर सर हमारा एडमिट कार्ड कब आवेगा, सर मेरी किताब कब आवेगी, ये मुझे थोड़ी पता, ये देख कर बताएगा। तो वहां पर फोन कर लेना, वहां पर देख के बता देंगे भाई इतने दिन में पूछने वाली है, इतना टाइम और लगेगा क्या। फिर क्या समस्या आपकी एक की होती है, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, अगर इसको साथ साथ में पढ़ोगे ना तो 10 मिनट में याद हो जाएगी। अगर इसको 10 दिन बाद में उठाकर देखोगे ना
तो फिर 20 दिन तक याद नहीं होगी। इसलिए साथ साथ में पढ़ते रहना, जितना भी पढ़ाऊं ना इसको याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? और भी कोई चीज पूछनी हो तो आराम से पूछ सको। चलो मिलेंगे फिर कल नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।